January 23, question number 16, unit 1. ठीक है, इंटरनेशनल एडवांस लेवल एट एक्सेल. A spaceship is used to take astronauts and equipment to the international space system. The spaceship consists of orbital module. ये 3 मॉड्यूल गिवन है. एक ऑर्बिटल है, एक डिसेंट है और सर्विस है. और डिसेंट मॉड्यूल में जो एस्ट्रोनॉट है वापस जमीन पे आते हैं. कह रहे the astronaut returned to earth in descent module. Before entering the earth's atmosphere, the modules separate. मॉड्यूल सेपरेट हो जाएंगे. तो ऑर्बिटल मॉड्यूल O, सर्विस मॉड्यूल S मूव अवे फ्रॉम द डिसेंट मॉड्यूल D इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है भाई, इन ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर जाएंगे. Determine the velocity of descent module after separation. You should only consider momentum along horizontal line through the centers of 3 module. तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा. इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या बिफोर सेपरेशन. ठीक है, इसका इनिशियल मोमेंटम हम 0 लेंगे. अच्छा, इस केस के अंदर अगर मैं इसको लेके चलूं तो होता क्या है कि एक सेकेंड ही. ठीक है, सो होता क्या है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या बिफोर इवेंट is equals to after total momentum after event. Total momentum after event. क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कहा कि बिफोर तो चलो 0 हो गया. आफ्टर में होगा m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3. ये होना चाहिए. अच्छा, अब इसको m1 कंसीडर कर लो, इसको m2 कर लो, इसको m3 कर लो. इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लो, इसकी नेगेटिव ले लो. ठीक है, और इसकी वेलोसिटी को तुम सिंपल v2 ले लो, इसकी v1 कर लो, इसकी v3 कर लो. सही है. अच्छा, आफ्टर कोलिजन हम u इस्तेमाल नहीं करते, v करते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, उसको दोबारा से लिख देता हूँ और हर जगह पे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 कर लेते हैं. ठीक है, तो ये m1 कितना हुआ, m1 का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1350 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.82 प्लस 2950 मल्टीप्लाई बाई v2 प्लस 2100 m3 v3 मल्टीप्लाई बाई 0.58 पॉजिटिव डायरेक्शन में. क्लियर है? सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आता है. कौन सॉल्व करेगा? Who is gonna solve? No, sir, I'm just giving you the answers for like 1350 multiplied by negative 0.82. फाइनल आंसर बताओ ना v2 का. Okay, alright, okay. इसको इधर ले जाते हैं, इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. सो ये 13 ये हो जाएगा 1350 मल्टीप्लाई बाय 0.82 इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं, माइनस 2100 मल्टीप्लाई बाय 0.58 इज इक्वल टू 2950 v2. सो v2 की वैल्यू आ रही है नेगेटिव 0.037 या 0.038 कर लो उसको. ठीक है, सो 0.038 मीटर पर सेकेंड. और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जो है जा रहा होगा. क्लियर है? ये लेफ्ट वर्ड जा रहा होगा. आप चाहें तो ये लिख लें और लेफ्ट वर्ड ब्रैकेट में डायरेक्शन लिख दें. नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट वर्ड जा रहा है. क्लियर है? आ रही बात समझ में? Yes, sir. और बहुत स्लो जा रहा है. 0.038 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है तकरीबन 3.8 सेंटीमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में इतना सा हल्का सा 3.8 सेंटीमीटर आगे जा रहा है. तो अगर एक सेकंड में इतना जा रहा है तो 24 घंटे में कितना जाएगा? 3.8 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 24. 24 घंटे में, अल्लाह माफ करे, ये मीटर डिवाइड बाई 1000. 24 घंटे में 3.25 किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर हटेगा अपनी जगह से. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो इसी बीच वाले पे तो आएंगे. आप ये देखो ना, 3.8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये मैंने भी कैलकुलेट किया है.
इसी को सेंटीमीटर में कर दिया। अब इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय फर्दर 24 करूं, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी उसमें सेंटीमीटर में, और फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये तकरीबन मुझे देगा 3.28 किलोमीटर पर 24 आवर, 24 घंटे। सोचे इतना स्लो 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 चलता हुआ ये वहां से मूव करके जमीन की तरफ आएगा। वो एक अलग बात है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में जाएगा तो फिर स्पीड बढ़ेगी, जाहिर है, फिर ग्रेविटी पुल करेगी, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबके सब देख लो और देखो, टेक्निकली डील करेंगे इसको। अब क्या है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में वो क्या कह रहा है, स्किटल इज अ वुडन ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टैंड अपराइट ऑन वन एंड। तो बहुत खेला है यार। इन अ गेम ऑफ स्किटल्स a ball is thrown at some skittle to knock them over as shown. The diagram, ठीक है, shows that the ball just before it collide with the skittle, ठीक है। The graph shows how the velocity of skittle with the time, ठीक है, that the time shown on the graph just starts just before the ball hits the skittle. Ball hits the skittle, अच्छा, इतनी स्लो चल रही थी, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज एक्सलेशन ऑफ द बॉल। तो एवरेज एक्सलेशन ऑफ द अगर वो निकालनी है तो एवरेज एक्सलेशन तो आपको पता है किसके बराबर होती है, इसका ग्रेडियंट हो जाएगा ना, ग्रेडियंट हो जाएगा ना, और ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, टी लेते हैं, तो इसका ग्रेडियंट पता करना है। अब ग्रेडियंट पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए तकरीबन यहां से आपकी लाइन जाएगी, थोड़ा सा जहां तक कर्व हो रहा है, 49 से भी कर सकते हैं, बेहतर है, यही सही है। 42 का है ना, तो बस ठीक है, ये कर्व यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, यहाँ से कर्व हो रहा है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है आपका बिल्कुल बीच में, ये मेरे ख्याल में ये यहाँ से कुछ हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, ये मेरे ख्याल में 15 है, ये आई थिंक 42 4 6 8 48 है। सो 48 माइनस 15 एक्सपोनेंट -3, ये रन हो जाएगा। और राइस में कितना होगा आपके पास, राइस में ये आ रहा है, राइस में तकरीबन ये बन रहा है 2.5 6 7 8 और 9 के बीच में 2.85। डिवाइड कीजिए, बताइए क्या आ रही है एक्सेलरेशन। सो ये राइज है और नीचे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। सो राइज अपॉन रन, जी क्या वैल्यू आ रही है, 86.36। 86.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेट है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। यस सर। अच्छा, डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन, वो तो हमने निकाल दी 86 पॉइंट, ठीक है। 86 पॉइंट कितना है, 36 है ना, तो 86 सिग्निफिकेंट फिगर कितने यार, यहाँ तो 1 चल रहा है। खैर इतनी तो अंधी नहीं मची हुई कि एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर 90 में आंसर दे दें, ये तो नहीं हो सकता। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चला लेंगे इसको, 4 को 3 कर सकते हैं, तो 86.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर 36 है तो, 34 है तो 3 में राउंड ऑफ होगा, अगर 36 है तो 4 में राउंड ऑफ होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ द न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई टू द बॉल एंड द स्किटल ड्यूरिंग स्किटल ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है भाई। पहली चीज, सबसे पहले मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूं, आप लिखिए। देखिए सबसे पहले तो ये होगा कि बॉल, जो भी बॉल है, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई करेगी स्किटल के ऊपर, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। अब वो एक्शन के बाद रिएक्शन होगा, वो बात की कहानी, पहले तो फोर्स अप्लाई होगी, तो पहला लिखिए द बॉल थ्रोन will apply a force on the skittle,
लिख लिया। सबसे पहले ये फोर्स अप्लाई की किसने? बॉल ने जाके स्केटल को हिट किया, बदले में स्केटल उस पे फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, एज अ रिएक्शन स्केटल will also apply a force on the ball. क्लियर है? This is according to Newton's third law of motion, that action and action and reaction are same, but are same, equal, and in opposite डायरेक्शन। क्लियर है? समझ आ गया? Yes, sir. अब एक और कहानी है। अब देखो गौर से समझना, दोनों पे एक फोर्स लग रही है। जैसे आपको याद होगा कि जब मैंने आपको मोमेंटम ड्राइव कराया था तो मैंने बताया था कि पीछे से एक बॉल आके हिट करती है आगे वाली बॉल को, आगे वाली बॉल को पीछे से एक बॉल आके हिट करती है, अगर आपको याद हो, और इनके दरमियान इस तरह से तबाही होती है, कोलिजन होता है। ठीक है। इस तरह से कोलिजन होता है। जब कोलिजन होता है तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट। तो F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 होता है। ये दोनों रिजल्टेंट फोर्सेज हैं। ये जो फोर्स लग रही है रिजल्टेंट है। इसी से आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बनता है। याद करो, पढ़ाया था मैंने, इसी से बनता है। तो रिजल्टेंट फोर्स ही का तो फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब यहाँ थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। अब इससे सेकंड लॉ पे तो लिखो, रिजल्टेंट फोर्स स्केटल एंड बॉल सेपरेटली। ठीक है, आ रही बात समझ में? जी, दोनों पर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है ना। अब क्या होगा? नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, this resultant force this resultant force causes the change in momentum। पता है ना, चेंज इन मोमेंटम से लिंक करोगे आप। चेंज इन ऑफ बोथ, दैट इज स्केटल एंड स्केटल के साथ दूसरा क्या था, एंड बॉल सेपरेटली। क्लियर है? अब क्या होगा? दोनों पे फोर्स अप्लाई होगी। अब अगर स्केटल की बात करें, स्केटल यहाँ एक्सेलरेट करेगी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। और बॉल पहले ही तेज वेलोसिटी से आ रही थी, तो अब ये डिसेलरेट कर जाएगी, राइट। बॉल स्लो डाउन हो जाएगी, स्केटल एक्सेलरेट करेगी, यानी दोनों की एक्सेलरेशन चेंज होगी, इन शॉर्ट। ठीक है। हैंस स्केटल
एक्सेलरेट या विल एक्सेलरेट, क्योंकि हम सारी इस पे ही बात कर रहे हैं। स्कटल विल एक्सेलरेट टू द लेफ्ट एंड बॉल क्लियर है? ये खोल लीजिए अपने पास सारे। ये जून 23 है, ये जून 23 है। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका पार्ट बताइएगा कौन सा है। पार्ट 1 है जो आपको समझ में नहीं आया। जी यार कहते हैं डायग्राम शोज अ मशीन। पार्ट ए ही है ना, पार्ट बी तो नहीं है, या पार्ट बी भी है? नहीं सर, सिर्फ पार्ट ए है। एक्सप्लेन द डायग्राम शोज अ मशीन यूज्ड टू लॉन्च टेनिस बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यार ये क्रिकेट में बहुत खेला है इससे। क्लब क्रिकेट जब मैं खेलता था ना, तो उस वक्त तो इस तरह की टेनिस बॉल वो नेट प्रैक्टिस में बहुत खेली है, बहुत खेला है। ये मशीन आज से नहीं है, तकरीबन तकरीबन हो गया होगा 40 साल से तो हो गई होगी मशीन मार्केट में अवेलेबल, और ज्यादा हो गया होगा। तो मैंने तो अपने टाइम पे बहुत खेला है इससे। तो कह रहा है बिफोर अ टेनिस बॉल इज लॉन्च द मशीन स्टेशनरी मोमेंटम इज जीरो, टोटल मोमेंटम ऑफ मशीन प्लस बॉल इज जीरो। याद रखना। अच्छा, इस तरह की पिस्टल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। एक पिस्टल है, उससे आपने फायर किया, पिस्टल रिकॉइल हुई, तो सब कुछ दे देता है। कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द पिस्टल। इस तरह के सवाल आते हैं, बच्चा वहां फंस जाता है। तो वहां पे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो है। यहाँ ये पिस्टल की तरह ही लो उसको, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस तो मशीन इज जीरो। तो अंदर यकीनन स्प्रिंग होगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये बॉल होगी, बॉल आगे जाएगी, स्प्रिंग जो है वो बैकवर्ड जाएगा, तो मशीन को पीछे धकेलेगा, मशीन पीछे जाएगी। तो नेट मोमेंटम जीरो होगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम व्हाई मशीन स्टार्ट्स टू मूव एज द बॉल इज लॉन्ग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने बात करनी है टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का रेफरेंस देना है। आप दो तरह से दे सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स द नेट या टोटल चेंज इन द नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, नेट चेंज इन, सबसे पहला रेफरेंस तुमने इन लोगों को, इन लोगों के बारे में देना है, ठीक है, कि टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बिफोर कोलिजन कह लो, आफ्टर कोलिजन कह लो, मोमेंटम और सिस्टम इज कंजर्व। आ रही बात समझ में? जी बच्चे, यस सर। बिफोर एंड आफ्टर इवेंट, बिफोर एंड आफ्टर इवेंट, इवेंट से पहले और इवेंट के बाद मोमेंटम टोटल क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा। क्लियर है? आ यस रही सर। बात समझ में? सब तो तुमने ये बात बता दी। अच्छा, अब सीन क्या है कि बॉल जा रही है आगे, ठीक है, एज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज नॉट जीरो, so to make, and it is in forward direction, and and it is, it is in forward, forward direction. So to to make it
तो टू मेक इट कंजर्व, ठीक है, मशीन शुड मूव, द मशीन शुड रिकॉइल, ठीक है। मशीन को क्या होना चाहिए बेटा, रिकॉइल होना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हैंस both have equal and opposite momenta, क्लियर है? यानी अब होता क्या है समझना, टोटल इक्वेशन कैसे बनती है समझो। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब क्या है, ये था m1u1 प्लस m2u2, ठीक है, ये है। अब लेफ्ट वाला पार्ट तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। अब राइट पे ये मोमेंटम P1 है और ये मोमेंटम P2 है। ये P1 इसका मोमेंटम होगा m1v1 और P2 इसका होगा। इसके मास को m2 कर लो, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी को v2 कर लो, इसका मोमेंटम P2 होगा। आ रही बात समझ में? तो अब अगर मैं P2 को उधर ले जाऊं तो P2 माइनस P2 इज इक्वल टू प्लस P1। तो देखो P1 का मतलब राइट डायरेक्शन में मोमेंटम है बॉल का और P2 का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मोमेंटम है इसका। आ रही बात समझ में? ये समझाना चाह रहा हूं। तो दोनों का इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगा।